यस। प्रिय विद्यार्थियों, कल के लेक्चर में टाइप्स ऑफ ऑडिट की बात की थी। अंकेक्षण कितने प्रकार का होता है उसके बारे में आपसे चर्चा की थी। आज वहीं से टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अंकेक्षण की क्या मर्यादाएं हैं, सीमाएं क्या होती हैं, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। इसी तरह से अंकेक्षण की क्या टेक्निक्स हैं, क्या प्रोसीजर या उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, तथा कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग क्या है उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल बात शुरू करता हूं लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण की मर्यादाएं या सीमाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मर्यादाओं में पहला पॉइंट है हमारा, अंकेक्षण पूर्ण शुद्धता की गारंटी नहीं देता है। पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि ऑडिटिंग में अगर आप पीरियोडिकल ऑडिट कराते हैं, सामयिक अंकेक्षण कराते हैं जो वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है, तो व्यापार में, कंपनियों में लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं, सभी की जांच करना संभव नहीं होता है। इसलिए ऑडिटर टेस्ट चेकिंग के द्वारा अकाउंट्स की जांच करता है। तो अगर किसी संस्था की ऑडिट हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके खाते 100% सही हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन इस तरह के हों जो डाउटफुल हों और अंकेक्षक की जांच में वो ना आए। तो पहली लिमिट तो यही है, मर्यादा इसकी, कि पूर्ण शुद्धता की गारंटी नहीं देता है। दूसरा, अंकेक्षक केवल अपनी राय व्यक्त करता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अंकेक्षक की जो राय होती है वो लेखा पुस्तकों की जांच करने के बाद उसकी राय बनती है। मींस बिना सब्सटेंशियल जांच के वो अपनी राय नहीं देता है। तो जब उसने जांच की तो वो उसकी समझ में जो आ रहा है वो उसको व्यक्त करता है कि हमारी राय में शुद्धता सही है और फाइनेंशियल अकाउंट कंपनी की वास्तविक स्थिति का चित्रण करते हैं। लेकिन हम जानते हैं टू एरर इज ह्यूमन, मानव स्वभाव है गलती करने का, तो ऑडिटर से भी गलती हो सकती है। तो इसलिए हम इस बात पे 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं कि जो भी ऑडिटेड अकाउंट हैं वो 100% सही हैं, उनमें अब किसी भी तरह की गलती या गबन की संभावना नहीं है। केवल राय व्यक्त करता है, लेकिन राय वो खातों की जांच के आधार पर व्यक्त की जाती है। इसी तरह से प्रबंधकीय कुशलता का मूल्यांकन नहीं। हम जानते हैं कि फाइनेंशियल ऑडिट जब कोई ऑडिटर करता है अकाउंट्स की, तो उसका जो जांच का दायरा होता है वो ये होता है कि आपकी लेखा पुस्तकों में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सब रिकॉर्ड हो गए हैं, सही ढंग से रिकॉर्ड हो गए हैं, उनके बैलेंसेस ठीक हैं, और उसके आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने जो बनाया है वो सही है और कंपनी की वास्तविक स्थिति का चित्रण करता है। तो अंकेक्षक जब ये जांच करता है ट्रांजैक्शंस की, तो ये उसके जांच के दायरे में नहीं आता है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से उचित है या अनुचित है। मतलब उसकी आपको लीगल जो एस्पेक्ट है उसी की उसको जांच करनी होती है, व्यवहारिक दृष्टिकोण की जांच नहीं करता है, तो उचित या अनुचित की जांच नहीं करता है। तो ये भी एक तरह से एक लिमिट है कि प्रबंधकों ने जो ट्रांजैक्शंस किए हैं वो व्यापार के हित में है या नहीं है, इसकी जांच अंकेक्षण के द्वारा पता नहीं चलती। साथ ही कर्मचारियों की ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं है। वैसे तो हम जानते हैं, हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि अशुद्धियां, गबन को पकड़ना, चूंकि जांच के दौरान वो पकड़ में आ जाती हैं, कर्मचारियों पर नैतिक दबाव भी रहता है, तो कम गलतियां होती हैं और स्वाभाविक रूप से अंकेक्षक चूंकि विषय का विशेषज्ञ होता है तो उनको पकड़ लेता है। लेकिन ये कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है कि आपने अपने अकाउंट्स की ऑडिट करा ली है तो जितने एम्प्लॉइज हैं वो सब ईमानदार हैं, सब निष्ठा पूर्वक अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई गारंटी ऑडिटर नहीं देता है। नेक्स्ट, औचित्य की जांच नहीं।
औचित्य से मतलब यही होता है कि जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है वो व्यापारिक पहलू को ध्यान में रखकर सही है या नहीं है, उसकी जांच करने का दायरा ऑडिटर का नहीं होता है। उसको तो वित्तीय लेखों के लेखांकन और उनकी सत्यता और शुद्धता की जांच ही करनी होती है। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट जब, जैसा कि कल अपन बात कर रहे थे, प्रोप्राइटरी ऑडिट जब होता है तो वहां पर हम ये देखते हैं कि जो नीतियां हैं उन नीतियों के अनुसार काम हुआ है या नहीं हुआ है, साथ ही नीतियां व्यापार के अनुकूल हैं या नहीं है, कुशलता बढ़ाने के लिए उसमें अगर कोई परिवर्तन करने की जरूरत है तो किन किन हिस्से में या किन किन मदों में, प्रक्रियाओं में परिवर्तन की जरूरत है, वो निर्धारित किया जाता है। वो क्षेत्र कहलाता है प्रोप्राइटरी ऑडिट का। रूटीन में जो अंकेक्षक जांच करता है उसमें व्यापारिक व्यवहारों के औचित्य की जांच नहीं की जाती। इसी तरह से एक और लिमिट है ऑडिटर के लिए कि व्यवहारिक स्वतंत्रता की कमी। वैसे तो हम जानते हैं कि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व तो सारे डिफाइन किए हुए हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर आप देखें तो जिस कंपनी में आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो वहां के प्रबंधकों, मैनेजमेंट्स का कुछ न कुछ दबाव रहता है, तो बहुत कुछ प्रेशर में रह करके उसको काम करना होता है। तो जो ऑडिट रिपोर्ट होती है तो उसको 100% अपन सही नहीं मान सकते हैं। हो सकता है कि मैनेजमेंट का कुछ प्रेशर रहा हो जिसके दबाव में ऑडिटर ने जो बात डिस्क्लोज करनी चाहिए थी वो डिस्क्लोज नहीं की है, या कोई छोटा पूरा गलती गबन है उसको इग्नोर किया हो। तो इस तरह से सामान्य सी ये कुछ लिमिटेशंस हैं ऑडिटर के लिए कि आपने ऑडिट करा ली है तो ये जरूरी नहीं है कि आपके खाते 100% सही है, कर्मचारी ईमानदार हैं और सारा कुछ सही चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, अंकेक्षण के सिद्धांत, प्रक्रिया और प्राविधि, मीन्स प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर एंड टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग। टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग, तो पहला पॉइंट स्टार्ट करता हूं अंकेक्षण के सिद्धांत। सिद्धांत से हमारा मतलब होता है कोई सारभूत सत्य या क्रिया के संबंध में निर्धारित नियम जो हर स्थिति में सही उतरते हो। तो इस तरह से अंकेक्षण के भी कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और इन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, सिद्धांतों की पालना कैसे की जाए, वो भी प्रक्रिया में बताया हुआ होता है। तो अंकेक्षण के जो प्रिंसिपल्स हैं, सामान्य सिद्धांत हैं, वो ये है कि अंकेक्षक को सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करना चाहिए। उसे किसी भी तरह के दबाव में या कोई रिश्वत या अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतते हुए काम नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और निष्ठा से काम करना चाहिए। गोपनीयता बरतनी चाहिए, क्योंकि अंकेक्षक कंपनी की सारी लेखा पुस्तकों की जांच करता है, तो व्यापार के बारे में उससे बहुत कुछ चीजें पता चल जाती हैं। तो उससे अपेक्षा की जाती है कि उनको वो गोपनीय रखेगा, डिस्क्लोज नहीं करेगा, जब तक कि वैधानिक रूप से ऐसा करना अनिवार्य न हो। अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य करते समय चातुर्य और दक्षता का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो हम जानते हैं ऑडिटर एक क्वालिफाइड आदमी होता है, विशेष अनुभव और ज्ञान प्राप्त व्यक्ति होता है, तो अपने चातुर्य अनुभव का प्रयोग करते हुए ऑडिट करनी चाहिए। ऑडिट करने से पहले उसको लेखांकन नीतियां क्या हैं व्यापार की, किस तरह से आपको ऑडिट करना है, उसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अगर दूसरे व्यक्तियों को कोई काम दिया है आपके सबऑर्डिनेट स्टाफ को, तो उस काम को आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे, निर्देशन करेंगे और उसको समराइज भी करेंगे, उसकी समीक्षा भी करेंगे। इसी तरह से जब आप ऑडिट करने जाते हैं तो आपको गवाही के तौर पे साक्ष्य जुटाने होते हैं। तो कौन कौन से साक्ष्यों की जरूरत पड़ेगी, उन साक्ष्यों को जुटाना और फिर
उन साक्ष्यों और आपने जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग की है, समझ आप में जो डेवलप हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी रिपोर्ट देनी होती है, प्रतिवेदन देना होता है। तो अंकेक्षक से अपेक्षा की जाती है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके वो अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर रहा हूं अंकेक्षण प्रक्रिया। प्रक्रिया मीन्स प्रोसीजर। प्रोसीजर में वो सारी एक्टिविटीज शामिल हम करते हैं जो अंकेक्षण सिद्धांतों की वैधता को प्रूव करती हैं, को सिद्ध करती हैं। सिद्धांतों को प्रूव करने के लिए मीन्स इन पर अमल करने के लिए जो प्रक्रिया आप अपनाते हैं वो कहलाती है अंकेक्षण प्रक्रिया। अर्थात जांच करने के दौरान जितने भी आप काम करेंगे वो सारे के सारे काम कहलाएंगे अंकेक्षण प्रक्रिया। थर्ड पॉइंट आता है हमारा अंकेक्षण प्राविधि। मीन्स अंकेक्षण की टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। सामान्यतया तो आप जानते हैं कि टेस्ट चेकिंग होती है, अंकेक्षक परीक्षण जांच करता है, लेकिन प्राविधि से हमारा मतलब होता है कि जब आप जांच करने जा रहे हैं तो जांच करने के लिए आपको एविडेंस चाहिए होंगे। एविडेंस को आप इकट्ठा करेंगे, किस तरह से आप एविडेंस को इकट्ठा करते हैं वो टेक्निक्स में आता है। जांच के लिए प्रमाणक या गवाही आप जो इकट्ठी करते हैं उसके 2-4 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, भौतिक परीक्षण, संपत्तियां वगैरह हैं तो आप उनकी भौतिक जांच कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं कि कितनी संपत्तियां हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। पुष्टिकरण, कंफर्मेशन, अगर आपने संस्था ने लोन ले रखा है तो बैंक से आप टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी कितना है, बुक्स में कितना दिखा रखा है। इसी तरह से डेटर्स हैं जिनको पैसा, जिनसे अपने को पैसा लेना है, उधार माल बेच रखा है आपने, तो उनका जो बैलेंस है तो अपन फोन करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपसे कितना पैसा बकाया है या लेना है संस्था को, मीन्स कंफर्मेशन कर सकते हैं। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें एंट्रीज सही की है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन सही है, बैलेंसेस को सही आगे फॉरवर्ड किया गया है, इसके लिए ऑडिटर चाहे तो पुनर्गणना कर सकता है, रीकैलकुलेशन कर सकता है, या बही खाते की प्रक्रिया को पुनः दोहराना। जो भी ट्रांजैक्शन होता है आप जानते हैं सबसे पहले ओपनिंग बुक्स में दर्ज किया जाता है। ओपनिंग बुक से खाता बही में खतौनी होती है, खतौनी के बाद हम बैलेंस निकालते हैं और वो ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं और फिर आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो जो ऑडिटर है वो ये देख सकता है इस प्रक्रिया को दोहरा करके कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सही है या उनके बैलेंसेस में या उनको दर्ज करने में कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, या वो पूछताछ कर सकता है। पूछताछ करने का मतलब जो भी व्यापार से संबंधित व्यक्ति हैं जिनसे आपकी डीलिंग है वो उनको बुला करके, कर्मचारियों को बुला करके उनसे बातचीत कर सकता है कि वास्तविक स्थिति क्या है, या क्वेश्चनर बना सकता है, प्रश्नावली बना करके दे दे और उनसे उसमें सूचनाएं भरवा ले। इसी तरह से जो वित्तीय लेखे हैं उनका मूल रिकॉर्ड्स से मिलान कर सकता है। अकाउंट्स की जो बुक्स हैं उनके वाउचर्स मंगा लिए और वाउचर्स से एंट्रीज की या बैलेंसेस की हमने जांच कर ली। तो इस तरह से अंकेक्षण प्रक्रिया पूरी करते समय, अंकेक्षण कार्य को संपादित करते समय बहुत सारी टेक्निक्स के द्वारा एविडेंस या साक्ष्यों को इकट्ठा करता है और उन साक्ष्यों के आधार पर अपनी ऑडिट की प्रक्रिया को गति देता है। तो 3 पॉइंट्स ये थे कि अंकेक्षण के सिद्धांत क्या हैं। सिद्धांत से मतलब हमारा इन पॉइंट से था, विश्वसनीयता होनी चाहिए, गोपनीयता, चातुर्य या साक्ष्य जुटाना। इनको कैसे जुटाना वो कहलाता है अंकेक्षण प्रक्रिया। और
टेक्निक्स में आप एविडेंस किस किस तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं, वो कहलाता है अंकेक्षण प्रविधि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंकेक्षण की अवधारणा, मींस कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग में पहला आप देख रहे हैं स्वतंत्रता की अवधारणा। स्वतंत्रता की अवधारणा का तात्पर्य यही है कि अंकेक्षक को अपने कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। कंपनीज एक्ट में उसको पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन लिमिटेशंस में हम देख चुके हैं कि व्यवहारिक पक्ष जब इसका आप देखेंगे तो कहीं न कहीं स्वतंत्रता की थोड़ी कमी होती है। तो अंकेक्षक को अगर आप स्वतंत्रता नहीं देंगे, स्वतंत्र रूप से वो अपना कार्य नहीं करेगा, तो उसकी जो रिपोर्ट होगी वो 100% सही नहीं हो सकती है, ट्रू एंड फेयर नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी जगह आपने जब रेस्ट्रिक्शन लगा दिए तो वो एक तरह से रिपोर्ट फॉर्मली हो जाएगी, वास्तविक स्थिति का उसमें चित्रण नहीं हो पाएगा। सारभूतता की अवधारणा। सारभूतता का मतलब जब आप व्यापारिक ट्रांजैक्शंस की जांच करते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ नेग्लिजेबल होते हैं, तुच्छ होते हैं। तो अंकेक्षक जब जांच करे तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन सारभूत है या तुच्छ है। सारभूत अगर कोई है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ट्रांजैक्शन है, तो उसकी जांच गहराई से करनी चाहिए और अपनी रिपोर्ट में भी उस चीज को मेंशन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सही एवं उचित की अवधारणा। सही एवं उचित की अवधारणा से मतलब कि लेखांकन के सिद्धांत हैं, जो नीतियां हैं, वो उचित हैं या नहीं है, उनका पालन सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस चीज को भी उसको ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज छूट तो नहीं गई है रिकॉर्ड होने से, अगर ऐसा है तो उसको अपने रिकॉर्ड्स में लाना चाहिए, उसको अपनी रिपोर्ट में उसको मेंशन करना चाहिए। लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। लेखांकन नीतियां में अगर आप बार बार बदलाव करेंगे तो वास्तविक स्थिति का चित्रण नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि व्यापारिक जो नीतियां हैं उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। अगर किसी नीति के परिवर्तन करने से आपकी संपत्तियों की वैल्यू बढ़ती है, घटती है, डिवैल्यूएशन होता है या ओवर वैल्यूएशन, एप्रिसिएशन होता है, या आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कोई इफेक्ट आ रहा है, तो अंकेक्षक को इस चीज को अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना चाहिए कि नीतियों के बदलाव का सारभूत कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा है। इसी तरह से बहुत सारी एसेट्स होती हैं या ह्रास है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है आपको, या जो इन्वेस्टमेंट है उनका वैल्यूएशन करना है, स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, तो अलग अलग व्यापारिक संस्थाओं में इनके लिए अलग अलग नीतियां अपनाई जाती हैं। तो किस तरह की नीति संस्था ने अपनाई है इन संपत्तियों के वैल्यूएशन के लिए, इस चीज को भी ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना चाहिए, और अगर कोई सारभूत तथ्य है तो उसको जरूर मेंशन करना चाहिए। अंकेक्षण अनुसंधान। अंकेक्षण तो सामान्य प्रक्रिया है, लेखा पुस्तकों की जांच है जो गवाही और वाउचर्स के आधार पर की जाती है। लेकिन अगर किसी ऑडिटर को यह लगता है कि कोई गड़बड़ी हुई है तो उस चीज की फिर जांच उसको गहराई से करनी चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और अगर कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा कोई इस तरह से गबन या कपट किया गया है जो संस्था को हानि पहुंचा रहा है, तो अंकेक्षक से ये अपेक्षा की जाती है कि वो उसको अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत करे और बताए। साथ ही अगर मैनेजमेंट के द्वारा कोई इस तरह की एक्टिविटी की जाती है जो संस्था के हितों के खिलाफ है, तो अंकेक्षक का दायित्व होता है कि वो उस चीज को तुरंत ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट करे। तो कुछ है कि इस तरह की कंसेप्ट्स हैं। ऑडिटिंग का काम आगे बढ़ाते समय अंकेक्षक को इनको भी ध्यान में रखना होता है और फिर अपने कार्य को आगे बढ़ाना होता है। तो आज
दो ही मुख्य रूप से पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए थे हमारे पास। अंकेक्षण की क्या मर्यादाएं हैं, अंकेक्षण के सिद्धांत, उसका प्रोसीजर और टेक्निक्स क्या होती हैं। साथ ही जब आप ऑडिट करेंगे तो अंकेक्षण के लिए कौन कौन सी अवधारणाएं हैं जिनका अंकेक्षक को ध्यान रखना चाहिए, और उन अवधारणाओं के अकॉर्डिंगली अगर कोई फैक्टर आता है तो उसको अपनी रिपोर्ट में उसको मेंशन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे बात करूंगा। थैंक यू।